मित्रों, आज हम भोरमदेव क्षेत्र के भोरमदेव में जो गढ़ी क्षेत्र है वहाँ उपस्थित हैं। दरअसल भोरमदेव के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो मन में यह स्वाभाविक प्रश्न आता है कि जब यहाँ फड़ी नाग वंशियों का तीन प्रमुख मंदिर है, भोरमदेव का मुख्य शिव मंदिर है, मड़वा महल है, छेरकी महल है, तो जब जाहिर है कि मंदिरों का निर्माण राज फैमिली और रहवासी और नागरिक रहते हैं तो उनके पूजा के लिए ही किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि यदि मंदिर था तो वहाँ के निवासी भी रहे होंगे। लेकिन मन में जिज्ञासा आती है कि यदि भोरमदेव था तो इसके राजा लोग कहाँ रहते रहे होंगे, ये प्रश्न ज़रूर आता है। और एक आम दर्शक को पता नहीं चल पाता कि यहाँ ऐसा कोई स्थल होगा कि जहाँ पे राजा रहते होंगे। तो हम आपको आज वही क्षेत्र दिखाने आए हैं जहाँ बहुत प्रबल संभावना है कि जहाँ भोरमदेव के राज फैमिली निवास करते रहे होंगे। एक बात और आती है कि पचराही में जैसे उत्खनन हुआ 2008-9-10 में, तो वहाँ पर मंदिर के अलावा रहवास क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा दिखाई पड़ा, उत्खनन में निकला, राजाओं के सिक्के निकले। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पचराही हो सकता है कि फड़ी नाग वंशियों का राजधानी रहा, हो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन अब चूँकि वहाँ के मंदिर तो बहुत ध्वस्त हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मूल रूप में किस रूप में रहे होंगे, भव्य तो। लेकिन जिस हिसाब से भोरमदेव की भव्यता है और यह पूरा फड़ी नागवंश मुख्यतः भोरमदेव के ही नाम से जाना जाता रहा है, मड़वा महल अभिलेख और 3 प्रमुख मंदिर हैं, सुरक्षित हैं, तो एक और जनमानस में भी ऐसा रहा है कि यही क्षेत्र भोरमदेव ही राजधानी रहा होगा। अब चूँकि भोरमदेव में अधिकांश क्षेत्र उत्खनित नहीं हुए हैं, बहुत से टीले हैं। भोरमदेव की जहाँ जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं आज, भोरमदेव मंदिर के पश्चिम में, इस क्षेत्र में काफ़ी दूर दूर तक मड़वा महल के पीछे सकरी नदी के किनारे किनारे पहाड़ के किनारे काफ़ी हिस्से में रहनिवास के ईंट प्रस्तर निर्मित खंड ये सब दिखाई पड़ते हैं। तो आज हमने जैसे कहा कि हम जहाँ हैं वो भोरमदेव मंदिर के दक्षिण वाले क्षेत्र में, कुछ दक्षिण मंदिर के दक्षिण में हैं हम, तो उस क्षेत्र में को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है। और इस गढ़ी क्षेत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 14-15 एकड़ का एरिया है और यहाँ पे राजाओं का रहनिवास रहा होगा। इसके अवशेष मोटे मोटे दीवार के रूप में आज भी दिखाई पड़ते हैं। इसके बारे में भोरमदेव के अध्येताओं ने, गणेश चंद्र जी चौंद्रौल ने 1984 में जो अपनी पुस्तक में लिखी है, उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गणेश चंद्र चौंद्रौल जी क्या लिखते हैं: भोरमदेव मंदिर के आधे किलोमीटर पश्चिम से लेकर, भौगोलिक पश्चिम यानी कि पश्चिम से लेकर चौरा ग्राम के 1 किलोमीटर पश्चिम के बीच क्षेत्र में एक प्राचीन बस्ती के अवशेष विद्यमान हैं। खेतों में यदा कदा ताम्र मुद्राएं भी सर्वेक्षण से प्राप्त होती हैं। सन 1974 में इसी क्षेत्र से प्राप्त 3 गोल ताम्र मुद्राएं संचनालय में मेरे द्वारा जमा कर दी गई थी। 2-2.5 किलोमीटर लंबाई एवं 1.5 किलोमीटर चौड़ाई वाले इस क्षेत्र में प्राचीन काल में नगर बसा हुआ था, जिसके ध्वंसावशेष आज भी अपने गौरवपूर्ण अतीत की स्मृति ताजी कराते हैं। इस स्थान की पहचान नागवंशी शासकों की राजधानी के रूप में की जा सकती है। चंद्रौल जी भी वही कह रहे हैं। यहाँ पर गढ़ी यानी परकोटा, गढ़, किला, तालाब एवं मंदिरों के भग्नाओं से बिखरे पड़े हैं। भोरमदेव मंदिर के प्रांगण में संग्रहित कलाकृतियाँ अधिकांश इसी क्षेत्र की हैं। यानी आज जो हम भोरमदेव, पहले तो प्रांगण में थे, आज संग्रहालय में, बहुत सी मूर्तियाँ इस क्षेत्र से ले जाके वहाँ रखी गई थी उस समय 70 और 80 के दशक में। भोरमदेव मंदिर से दक्षिण में आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर गढ़ी किला के परकोटा की प्रस्तर निर्मित दीवार के अवशेष विद्यमान है। ये जो दीवार है, मैं अभी करीब से दिखाऊंगा, ये इसी दीवार की बात की जा रही है। इसकी दीवार अनगढ़ प्रस्तरों से चूने की जुड़ाई द्वारा निर्मित की गई थी।
यह दीवार पश्चिम की ओर 5 मीटर 55 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची है। देखो यहाँ पर जो बता रहे हैं, बिल्कुल ये 5 मीटर ऊंचाई है। यह चौकोर गढ़ी 15 एकड़ भूखंड में तालाब के किनारे एक महल के अवशेष है, जिसे रानी महल का। ये वाला एरिया पूरा 15 एकड़ के लगभग है और इसको रानी महल कहते थे। इसके बाजू में अभी गहरा बावली सा छोटा तालाब है, जो संभवतः राज फैमिली के स्नान आदि के लिए ही उपयोग होता रहा होगा, जिसको कोदई धोना तालाब वर्तमान या तत्कालीन समय से जनमानस में कहा जाता रहा है। नाले के दाहिनी ओर एक शिव मंदिर के अवशेष फैले हुए हैं। यहाँ चबूतरे पर जलधारी पड़ी हुई। इधर और भी नाले थे, उसके आगे और सकरी नदी के किनारे किनारे शिव मंदिर और कई मंदिरों के अवशेष थे। उस समय यानी 80 के दशक में वो मूर्तियाँ, कई मूर्तियाँ उधरी थी जिनको आज हम संग्रहालय में देखते हैं। कुछ दूरी पर सकरी नदी के बाईं तरफ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा बड़ा तालाब नहर धोना या हर धोना भी कहते हैं, यानी जो अपना कह लीजिए मड़वा महल के पीछे और इस गढ़ी के दोनों के बीच वाला जो सकरी नदी के बाईं तट पे यानी भोरमदेव वाले तट पे और मंदिरों के अवशेष बिखरे हुए हैं। वहाँ पर एक और तालाब के जिक्र कह रहे हैं, जिसको हरधोना तालाब या नहर धोना तालाब इन्होंने लिखा है। उस तालाब को हम लोग देख नहीं पाए हैं अभी तक, और बहुत लोगों से मिलने पर वो बता भी नहीं पाते ढंग से। तो ये लेकिन ज़रूर यह तालाब रहा था या है या पट गया होगा, जैसे भी हो। तो यहाँ पर भी शिव मंदिर के उस तालाब जैसे बताया कि 1 किलोमीटर दूरी पर, कुछ दूरी पर सकरी नदी के बाईं तरफ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा तालाब नहर धोना या हर धोना ताल है, जिसके किनारे पर एक ईंट निर्मित शिव मंदिर के भग्नाओं से बिखरे हुए हैं, जो संभवतः शिव को समर्पित है। इसमें पुरुष प्रतिमा और एक सिर विहीन पुरुष का मध्य भाग पड़ा हुआ है। इस स्थान से ले जाई गई कलाकृतियाँ उमा महेश्वर एवं सती स्तंभ आदि भोरमदेव मंदिर की परिसीमा में रखे हुए हैं। इन मंदिरों के निर्माण में प्रयुक्त ईंटें सामान्य रूप से 30 सेंटीमीटर लंबाई एवं 15 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 8 सेंटीमीटर मोटी। यानी आज वहाँ जाएंगे तो आपको वो मूर्ति और प्रस्तर खंड नहीं दिखाई देंगे। आज वो सभी को भोरमदेव के प्रांगण में और संग्रहालय में ले जाया जा चुका है। ये मैंने गणेश चंद्र चंदौल जी ने जिक्र किया अपने 84 में, उनकी जो पुस्तक आई थी भोरमदेव मंदिर सर्वदृष्टिका में। उसके अलावा डॉक्टर सीताराम शर्मा जिन्होंने भोरमदेव क्षेत्र का विस्तृत शोध किया, उनकी भोरमदेव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कौशल की कला का भी किताब है, शोध प्रबंध है। उसके अलावा भोरमदेव करके जिन 89-90 में इन्होंने एक संक्षिप्त पुस्तिका निकाली थी, उसमें भी वो इस प्राचीन जहाँ पे हम खड़े हैं गढ़ी क्षेत्र के बारे में लगभग वही बात लिखते हैं। इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। भोरमदेव मंदिर से 3/4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ये एरिया दक्षिण भौगोलिक भोरमदेव मंदिर से दक्षिण पश्चिम में हैं हम लोग, तो एक नगर योजना के अवशेष बिखरे हैं। इस स्थान में खेतों की खुदाई के समय या सर्वेक्षण में ताम्र मुद्राएं पाई गई हैं। 2.5 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में बस्ती रही होगी। इसके ध्वंसावशेष नागवंशी राजाओं के अतीत गौरव की याद दिलाते हैं। इन अवशेषों में गढ़ी, तालाब और मंदिरों के खंडहर मुख्य हैं। गढ़ी अनगढ़ प्रस्तर निर्मित चूने से जोड़ा गया है। चौकोर 15 एकड़ क्षेत्र में एक सरोवर के किनारे भग्नाविष्ट राजप्रसाद है, जिसे लोग रानी महल के नाम से जानते हैं। वही बात इसमें भी है। समीपस्थ नाला है, इधर आगे नाला है अवश्य, जिसकी दाहिनी ओर मंदिर अवशेष बिखरे पड़े हैं, यानी आगे की बात है वो। तथा काले प्रस्तर की विशाल जलहरी भी है। ये जलहरी अब सब प्रांगण में लगाया जा चुका है मंदिर का। इसमें शिव मंदिर होने का संकेत मिलता है। गढ़ी से थोड़ी दूर पर तीव्र ढाल एक कुंडनुमा जलाशय है, जिसे क्षेत्रीय बोली में कोदई धोना, ये आगे जो ताल है वही कोदई धोना। बनावट के आधार पर यह वापी बावली रही होगी। इसके इर्द गिर्द ईंटों के वास्तु अवशेष हैं तथा जलहरी भी मलबे के ढेर में अवस्थित है। इसमें शिव मंदिर के अस्तित्व का ज्ञान होता है। इन अवशेष के आधा किलोमीटर की दूरी पर सकरी नदी की धारा बहती है। इन केंद्रों से अनेक मूर्तियाँ उठाकर भोरमदेव मंदिर में रखी गई है। उनमें उमा महेश्वर तथा अनेक अभिलेख सहित सती स्तंभ हैं। बिखरे हुए ईंटों का आकार 0.30 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 0.15 सेंटीमीटर है, मोटाई 0.08 मीटर है। तो इस प्रकार से ये गढ़ी क्षेत्र है। अब हम आकर यहाँ की दीवार को करीब से देखते हैं। जो ये भौगोलिक दक्षिण की तरफ की दीवार, मेरे ऊंचाई से देख लीजिए कितना ऊंचा है। ये चूना पत्थर अनगढ़ प्रस्तर है चूना से। ये यानी बाहरी परकोटा जिसको हम
किला क्या कहते हैं, किला बहुत बड़ा किला तो नहीं है लेकिन अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये गड्ढे, कुछ लोग पुरातात्विक स्थलों में धन आदि की लालसा से ये अवैध रूप से उत्खनन भी बीच बीच में करते रहे हैं, और जिसको रोकना लगभग क्या कहा जाए। ये देखिए कि ये तत्कालीन प्रोफेसर यहाँ काफ़ी मोटाई में पत्थर लिए हुए हैं, इस प्रकार से ये की तरफ मुड़ा हुआ है। आगे ये इस प्रकार से आगे में अब चूँकि लगभग ये मान सकते हैं 700-800 साल या अधिकतम 500-700 सालों से तो उजड़ चुका है, इसलिए यहाँ पर पूरे जंगल उगाए हैं। और ये आगे आइए देखेंगे, ये दीवार का देखिए, ये पूरा लगभग 15 एकड़ का क्षेत्र है। और ये जो है बावली जो गहरा तीव्र ढाल लिए हुए, इसी को स्थानीय लोग खुदाई धोना तालाब कहते हैं, खुदाई धोना तालाब के नाम से जानते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर ईंटों के संरचनाएँ हैं। ये खुदाई धोना तालाब है, देख सकते हैं पूरे बहुत काफ़ी गहरा है, काफ़ी आप देखेंगे तो काफ़ी गहराई ले, अभी भी थोड़ा पानी दिखाई पड़ रहा है उसमें। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये राज फैमिली के उपयोग स्नान आदि के लिए तत्कालीन समय में होता रहा होगा। और ये देखिए पूरे ईंट जो है तत्कालीन भोरम देव के समय की 11वीं-12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं-15वीं शताब्दी के मध्य का ये संरचना जान पड़ता है। ये इस प्रकार की बड़ी ईंटें देख सकते हैं, ये पूरा एक सुरक्षित ईंट है, काफ़ी आयताकार। तो ये जो एरिया है ये पूरा लगभग 15 एकड़ का क्षेत्र है। ये आज यहाँ पूरा जंगल उगाया है, और हम चूँकि ग्रीष्म मई या जून में हैं इसलिए थोड़ा बहुत इतना देख पा रहे हैं। बारिश होने के बाद इसमें और पेड़ पौधे जंगल उगाने से और कुछ भी देख पाना संभव नहीं होता। ये देखिए पूरा आगे जैसे जाते जाएंगे पूरा बावली के आगे तक है। और सीताराम शर्मा जी ने लिखा है कि इसका जो किला का जो द्वार था ये इस तरफ यानी पूर्व की ओर रहा होगा। इसी पूर्व के यदि हम सीध में देखें तो हमको शेरकी महल और मड़वा महल काफ़ी करीब जान पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ से शेरकी महल और मड़वा महल जाते रहे होंगे। ये देखिए पूरा खुदाई धोना तालाब है, ये पूरा एरिया, और काफ़ी अब इसमें जंगल उगाया है इसमें। ये पूरा एरिया हम अपन जल्दी से देख लेते हैं एक बार, बाद में बारिश में ये ना दिखाई पड़ेगा। और पता नहीं जिस हिसाब से पुरातात्विक चीज़ें नष्ट हो रही हैं, पता नहीं ये कब तक सुरक्षित भी रह पाएगा। इस क्षेत्रों का जब तक व्यापक उत्खनन नहीं होगा तब तक इसकी समृद्धि प्रकाश में नहीं आ पाएगी। इसमें निश्चित रूप से उत्खनन अत्यावश्यक है, और इतना बड़ा जो 15 एकड़ का है तो जाहिर है काफ़ी पुरातात्विक अवशेष मिलने की संभावना है। देखिए हम जाना भी कठिन है, और गर्मी के होने के कारण थोड़ा सा ये सब देख भी पा रहे हैं, नहीं तो और ये बारिश में संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार से ये लोग अभी भौगोलिक पूर्व की ओर जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यही दरवाज़ा रहा है। ये पूरा जो क्षेत्र है लगभग 15 एकड़ का आयताकार, जिसमें लंबाई है वो भौगोलिक है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है
और चौड़ाई है भौगोलिक पूर्व से पश्चिम की ओर। ये जो है हम आ गए अभी इसके पूर्वी छोर पर, और ऐसा माना जाता है कि यहीं इधर कहीं इसका दरवाज़ा रहा होगा। रानी गढ़ी राजशहरी का निवास बता सकते हैं। और यहाँ से और इधर से जब हम आगे बढ़ें तो अपना शेरकी महल है कुछ दूरी पे, और आगे जाएंगे तो मड़वा महल। और ये इधर दाहिने तरफ सकरी नदी बहती है, यहाँ से बहती है। तो उस आगे सकरी नदी के इसी किनारे पे कई मंदिरों के अवशेष दिखाई पड़ते थे 80 और 90 के दशक तक। अभी संभव है थोड़ा बहुत कुछ अवशेष वहाँ पर दिखाई भी पड़ते हैं। तो ये रानी गढ़ी का पूरा एरिया है। ये यहाँ से 15 एकड़ का जो पूरा एरिया जो मान रहे हैं, अब तो पूरा इसमें जंगल उगाया है। और काफ़ी इधर भी आप देखें पत्थर उस दौर के पूरे बिखरे हुए हैं। जब तक इसमें उत्खनन नहीं होगा तब तक इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भौरमदेव की मुख्यतः केंद्र रहा होगा, ऐसे हमको प्रतीत होता है, क्योंकि इतने बड़े रहवास का जो क्षेत्र है, बिना उत्खनन के हम उसकी भव्यता को नहीं जान सकते। इसके अलावा इसी जो रानी गढ़ी के पीछे यानी भौगोलिक यदि दक्षिण तरफ और आगे जाएं पहाड़ के किनारे तो ईंट के अवशेष काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ते हैं। काफ़ी दूर तक ईंट पत्थर आदि के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। और सकरी नदी जहाँ पे पहाड़ से जुड़ती है, वहाँ पर एक बांध जैसे बनाए जाने का, यानी नदी के प्रवाह को इधर पानी को रोकने का भी प्रयास तत्कालीन समय में दिखाई पड़ता है। तो ये थोड़ा और आगे गया है, ये भी पूरा गढ़ी का ही क्षेत्र है। इस प्रकार से पूरा आगे और नहीं जा सकते हम, काफ़ी बड़े एरिया है। तो ये पूरा एक चक्कर, ये काफ़ी सतह से उठा हुआ एरिया, और लगातार इसमें ईंट पत्थर आप जिधर भी देखें ईंट पत्थर के अवशेष हर तरफ बिखरे हुए दिखाई देते हैं। कुछ प्रस्तर खंड भी अदक दिखाई पड़ते हैं। आगे इधर धीरे धीरे रिसॉर्ट होटल आदि के लगातार इस क्षेत्र में बढ़ते जाने से भविष्य के लिए अब इस पुरातात्विक क्षेत्र को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित होगी, ऐसा प्रतीत होता है। और काफ़ी अब यहाँ जंगल उगाया है। तो आगे देखते हैं कि मेरे साथ श्री महेश आमदेसर भी उपस्थित है, जिनके सहयोग से हमने ये पूरा क्षेत्र वीडियो में रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। हालांकि ये बहुत मामूली प्रयास है, फिर भी जहाँ भी इस पूरे क्षेत्र में आप देखिए प्रस्तर खंड, बड़े बड़े ईंटों के टुकड़े, ये सब दिखाई पड़ते हैं। इस तरह ये पूरा क्षेत्र इनका उत्खनन होना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर से थोड़ा मुड़ गया है, इस प्रकार से काफ़ी कांटे वगैरह पूरा उगाया है। यहाँ कहीं पे देखिए
इस प्रकार से ईंट हैं, जगह जगह ईंट पत्थर के अवशेष हर जगह बिखरे हुए हैं। ये पूरा मैंने जैसे बताया कि लगभग 15 एकड़ का यह क्षेत्र है और हर तरफ देखिए जी अंदर में कई राउंड इस बाहरी परकोटे के अलावा अंदर में कई दीवारें इधर उधर कमरे रहे होंगे, कक्ष रहे होंगे, वो सब आज दबे पड़े हैं। कई बार लोगों द्वारा धन आदि के लालच में उत्खनन का प्रयास भी किया जाता है, उसका भी दिखाई पड़े। यहाँ पर देखिए एक ये मोड़ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक मोड़ है। इस प्रकार से कई रहे होंगे यहाँ पर, जो आज हमारे लिए देख पाना थोड़ा। देखिए यहाँ पर भी उत्खनन किया गया। तो ये जो उत्खनन करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं धन आदि के लालसा में करते हैं। और पुरातत्व विभाग यहाँ पर देखिए एक स्पष्ट रूप से कक्ष का ये दीवार है, उधर से ये बाद में ये थोड़े कच्ची मिट्टी सी। तो इस अंदर में बहुत से कमरे आदि अवश्य रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। और ये जहाँ से हम शुरू किए थे दीवार, बाहरी परकोटे का दीवार मोटा, फिर वहीं पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी खोदे, ये हाल में ताज़ा गड्ढा देखिए, ये इतना गहरा गड्ढा, इससे ये सब धन के लालच में किया जाता है। इतना जिसने भी एक धन के लालच में ये गहरा खोदा है, उससे उसको क्या मिला होगा ये भले नहीं जाने, लेकिन हमको ये दीवार का देखिए कहाँ तक है। ये कम से कम एक फ़ायदा उसके खोदने से हुआ। ये देखिए बहुत हाल का खोदा गया है। अब इसमें दिक्कत यह है, उस आदमी को धन मिले या ना मिले, लेकिन पुरातत्व की कोई सामग्री मिल गई, कोई सिक्का मिल गया, कोई पोटरी मिल गई, कोई मूर्ति मिल गया, कोई औजार मिल गया, तो वो क्या है, वो समानता पुरातत्व विभाग को नहीं बताएगा। ये सब दिक्कतें हैं। तो इससे पुरातात्विक दृष्टि से बहुत नुकसान होता है। ये देखिए जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पर फिर आ गए। तो इस वीडियो में हमने अपने तरफ से जितना कोशिश किया बनाने का, मेरे साथ ही श्री महतामदे सर और हमने ये वीडियो बनाए हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।